बच्चा वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स। अब ब्रांच जो है आपको बताता हूं। बेसिकली ये टॉपिक मैं आप लोगों को पर्पसली डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बात कराता हूं। उसका रीजन आपको बता देता हूं कि ब्रांच इज वेरी मच रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, बट branch accounts is bit different from department also, related also and bit different also. याद रखना। रीजन बीइंग क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहला सवाल, सर ब्रांच और डिपार्टमेंट में फर्क क्या होता है? हम लोगों को बुक में मैंने कुछ थ्योरी दी है पहले इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कि ब्रांच और डिपार्टमेंट में फर्क क्या होता है। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाइक सपोज कर लो एक मिस्टर रामू जी हैं, उनकी ना एक कंपनी है, सपोज कर लो रामू लिमिटेड, एंड इज लोकेटेड इन अमृतसर। साथ साथ नोट कर लीजिएगा बेटा एग्जांपल्स। मिस्टर रामू जो है अमृतसर में लोकेटेड है। नाउ सपोज कर लीजिए वो चाहता है कि वो अपने गुड्स लुधियाना भी ट्रांसफर करे, वो चाहता है कि अपने कुछ गुड्स वो जालंधर में भी बेचेगा, और मान लो कुछ गुड्स वो दिल्ली में बेचने को तैयार है। वो बोलता है कि मैं एक काम करता हूं, लेट्स ओपन माय ऑफिसेस इन दीज सिटीज, लेट्स ओपन माय ऑफिसेस इन दीज सिटीज। तो वो क्या करेगा, वो अपना ही रामू लिमिटेड के नाम से, सेम कंपनी के नाम से लुधियाना में, सेम कंपनी के नाम से जालंधर में, और सेम कंपनी के नाम से वो दिल्ली में भी ऑफिस खोल लेगा। वो बोलेगा मेरा हेड ऑफिस जहां से मैं सारा कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि रामू बिलोंग्स टू अमृतसर, तो बोलता है मैं सारा का सारा कंट्रोल मेरा रहेगा वहां पर अमृतसर से, बट मैं वहां पर अल्टीमेटली इधर अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए मैं यहां पर अलग अलग जगह पे अपने ऑफिसेस खोल लूंगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्रांचेस। नाउ द कैटेगरी वाइज व्हाट इज डिपार्टमेंट देन? Department is bit different. We cannot compare department with branch. Now, what is department? Let's take same example. पहले मुझे ये आपको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। रामू लिमिटेड, because branch and department sound same, but it is not actually. Like he belongs to अमृतसर, उसकी कंपनी अमृतसर में है। Now suppose कर लीजिए उसकी कंपनी का काम है प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, कपड़ा बनाती, ठीक है। उसने क्या करा, अमृतसर में ही उसने क्या कर लिया, उसने वहां पर अल्टीमेटली एक सपोज कर लो डिपार्टमेंट तैयार करा, जिसका काम क्या है, जिसका काम है वहां पर उन लोगों ने कपड़े को डाई करना है और उसको कलर करना है। फिर उन्होंने एक और डिपार्टमेंट तैयार करा, डिपार्टमेंट बी, जिसमें उन्होंने क्या करा, बोलता है कपड़े को हम लोग फिनिश करेंगे, लास्ट में जो फिनिशिंग होती है वो करेंगे। फिर एक डिपार्टमेंट सी उसने तैयार करा, जो लाइक वहां पर उसने बोला कि भाई मैं इस कपड़े की पैकेजिंग करवाऊंगा, पैकेजिंग करवा के इसको सेल करेंगे। सो नाउ डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम हियर। ब्रांच जनरली बिलोंग्स टू वेरियस प्लेसेस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ब्रांच जनरली बिलोंग्स टू वेरियस प्लेसेस। सर आप जनरली क्यों यूज कर रहे हो? यार कई बार आदमी एक ही शहर में अपने 2-3 ब्रांचेस खोल लेते हैं। जैसे बड़े शहर जाओ, बॉम्बे जाओ, तो एक ही बंदे की 3-4 ब्रांचेस बॉम्बे में ही होती है, तो इसलिए मैंने वर्ड यूज करा जनरली, ठीक है। बट डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट जो है वो अल्टीमेटली सेम हेड के अंदर ही, सेम हेड के अंदर ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंपनी के, जिसमें अलग अलग काम होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये भी चीज पॉसिबल है कि जो डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा, वो मान लो सपोज कर लो अमृतसर में इसका जो ऑफिस है या इसकी फैक्ट्री है वो लॉरेंस रोड पर है। फॉर एग्जांपल लॉरेंस रोड में फैक्ट्री है, तो वो लॉरेंस रोड में बड़ी सी फैक्ट्री बनाई हुई है, उसी के अंदर उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं।
उसको एरिया वाइज जाने की जरूरत नहीं है। बट ब्रांच में एरिया का सेग्रीगेशन होना जरूरी होता है। सब कुछ सेम हेड में होगा तो ब्रांच ही नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ सेम हेड में होगा तो वो ब्रांच ही नहीं कहलाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच। तो एक काम करते हैं, टू बिगिन विद हम एक बार थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा हमारा बेसिक क्लियर हो डिपार्टमेंट और ब्रांच में फर्क क्या होता है। समझिए, पहला, ब्रांच अकाउंट्स में बी मेंटेन्ड आइदर एट ब्रांच और एट हेड ऑफिस। तो ब्रांच अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन करता है या तो भाई ब्रांच या करेगा हेड ऑफिस। ठीक है, या वो करेगा ब्रांच या वो करेगा हेड ऑफिस। अच्छा, डिपार्टमेंट अकाउंट्स आपके एक ही जगह पे मेंटेन होते हैं, क्योंकि ब्रांच में क्या पंगा होता है, ब्रांच आपका दोनों जगह पे मेंटेन होता है जनरली। ठीक है, कई बार होता है ब्रांच अपने अकाउंट्स बना रहा है, हेड ऑफिस अपने अकाउंट्स बना रहा है, वो बाद में आकर उसको मिक्स करते देखते। बट डिपार्टमेंट के अंदर याद रखिएगा, डिपार्टमेंट के सारे अकाउंट्स एक ही जगह पे बनते हैं। अच्छा, उसके बाद अब एक्सपेंस ब्रांच के और उसके हेड ऑफिस के अलग अलग होते हैं। अब सपोज कर लो, जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, 3 ब्रांचेस है, लुधियाना के अपने खर्चे होंगे, जलंधर के अपने खर्चे होंगे, तो यहां पर सेग्रीगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट डिपार्टमेंट में आपको याद होगा, हम लोगों ने जैसे अभी रिसेंटली चैप्टर करा, हमें खर्चे सेग्रीगेट करने पड़ते हैं, खर्चे हमें बांटने पड़ते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ब्रांच, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, ब्रांच के ना बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि ब्रांच का नेचर क्या है, उसका ब्रांच का टाइप क्या है, उसके हिसाब से उसकी बुक्स में खर्चे की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके हिसाब से उसकी बुक्स में हम लोग एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके हिसाब से उसकी बुक्स में हम लोग लाइक वहां पर लायबिलिटी और एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। बट एक बात याद रखना, अगर हम इसकी बात करें तो डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। डिपार्टमेंट में कोई मेथड नहीं होते थे। आपको याद होगा, हम लोग सिर्फ खर्चे और एक्सपेंसेस, इनकम्स को ही डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। एसेट लायबिलिटी कंपनी का ही होता है। आप नोटिस करो, हम लोगों ने इतने सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन करे, हमने ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, कभी बैलेंस शीट बनाई? क्यों नहीं बनाई बैलेंस शीट? मैं ये जानबूझ के चैप्टर उसके बाद ही कराता हूं, ताकि आपके दिमाग में कंपैरिजन समझ में आए। हमने क्यों नहीं बनाई उसकी बैलेंस शीट? बिकॉज बैलेंस शीट तो कंपनी की होगी, बैलेंस शीट डिपार्टमेंट वाइज बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर बैलेंस शीट बनानी भी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की है, वो एज ए कंपनी की एक बैलेंस शीट बनेगी। जैसे आप ट्रेडिंग पीएल में कॉलम्स बनाते हो, राइट, डिपार्टमेंट के अंदर, यहां जरूरत ही नहीं है आपको, इट इज नॉट रिक्वायर्ड आउट हियर। अच्छा, रिकंसिलेशन, देखो हेड ऑफिस और ब्रांच के लास्ट में अकाउंट्स आपस में रिकंसाइल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमृतसर में हूं, मेरा नाम रामू लिमिटेड है, लुधियाना की ब्रांच ने अपने अकाउंट्स बना लिए, तो क्या वो जो बना के मुझे देगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, उसको बोलूंगा भाई मैं इसको मैच कराऊंगा अपने हिसाब से, क्योंकि हेड ऑफिस हैज द एंटायर कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स, हेड ऑफिस हैज द एंटायर कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स, याद रखिएगा। बट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स तो कंपनी खुद बनाती है, तो उसको रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं होती। रिकंसिलेशन समझते हैं ना, आपस में अकाउंट्स को चेक करना। बेटा अपनी पलके उठा ले, हाँ जी, सीधे हो जाए बेटा, ऐसे नहीं आ जाएगी, शाबाश। उसके बाद याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो हम लोगों ने कभी बचपन में नहीं करा होता, फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। याद रखना, कई बार बंदे की जो ब्रांच होती है, सपोज कर लो रामू लिमिटेड अमृतसर में है और ब्रांच उसने खोल दी चाइना में, तो कौन सी ब्रांच है वो? फॉरेन ब्रांच। क्या भेज रहा है यहां से बनाकर? कोरोना वायरस यहां से बना के भेज रहा है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो भाई उसने क्या करा, चाइना में ब्रांच खोल दी, अब यहां पर ब्रांच कहलाएगी फॉरेन ब्रांच। पर क्या कभी डिपार्टमेंट में ऐसा केस आ सकता है, डिपार्टमेंट फॉरेन में हो? नहीं भाई, कभी नहीं होता नॉर्मली। तो ये मेजर डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फॉरेक्स का ट्रीटमेंट ब्रांच में होगा, फॉरेक्स का ट्रीटमेंट उधर नहीं होगा, डिपार्टमेंट में। बच्चा, सारे बच्चों को क्लियर? चलिए,
अब हम लोग आ रहे हैं अपनी कॉपीज पे और एक सबसे पहले मेजर हेडिंग लिखेंगे हम लोग, जो मुझे आपको बताना है टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। चलिए लिखना शुरू करें। ब्रांचेस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चा, ब्रांचेस जो होती है ना, एक होती है लोकल ब्रांच। लोकल ब्रांच का मतलब हो गया विच इज इनसाइड द कंट्री, विच इज इनसाइड द कंट्री। एक होती है आपके पास वहां पर फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का मतलब हो गया जो कंट्री के बाहर है, आउटसाइड द कंट्री। जो हमारी कंट्री के बाहर है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन ब्रांच। ओके, इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। अब सुने, लोकल ब्रांच को हम फर्दर ऑन दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक जो हम लोग करेंगे केस 1, इसको कहते हैं इनडिपेंडेंट ब्रांचेस। इट इज कॉल्ड एज इनडिपेंडेंट ब्रांचेस। दूसरा होगा हमारे पास केस 2, इट विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट ब्रांचेस। एक होगी हमारे पास इनडिपेंडेंट ब्रांचेस और एक हमारे पास होगी डिपेंडेंट ब्रांचेस। ये बात याद रखें, वी गॉट इनडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड वी हैव डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, नाउ इनडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? ब्रैकेट में लिखें आवारा ब्रांच। सर क्या मतलब? भाई इस पे हेड ऑफिस का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद अपने काम करती है। और याद रखना, इंडिपेंडेंट ब्रांच को हम आवारा ब्रांच क्यों बोलते हैं? जैसे कई सारे बच्चों पे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता, बच्चे खुद ही अपना सब कुछ कर ही जा रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बच्चे को आवारा। और डिपेंडेंट ब्रांचेस कौन सी होती है? याद रखना। हाँ जी, हाँ, शरीफ ब्रांच। तो भाई वो कहता है शरीफ ब्रांच। याद रखना, शरीफ ब्रांच मतलब क्या? द ब्रांच विच इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। तो इसके नीचे लिख ले, ब्रांच which is not dependent upon head office, that is, it prepares its own accounts and records its own transactions। तो बच्चा याद रखें, जो हमारे पास आवारा ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच, उसने हेड ऑफिस का कुछ नहीं, वो बोलता है यार मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, मैं अपनी ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, हेड ऑफिस बाद में उसको रिकंसाइल करता है, मैंने अभी बताया ना। ये नहीं कि आपका आवारा ब्रांच है तो आपका कंट्रोल ही कुछ नहीं है हेड ऑफिस का, ऐसा नहीं होता। हेड ऑफिस बाद में उसको लेटर ऑन जाके रिकंसाइल करता है, उसको रिकंसाइल करता है हेड ऑफिस जाके। बट शरीफ ब्रांच की बात करें तो याद रखिएगा, ब्रांच which is dependent upon head office, that is, all accounts are prepared by head office only। तो बच्चा ये बात याद रखना कि जिसके सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस ही बनाता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। इसमें अकाउंटिंग जो होती है वो सारी कौन करता है? हेड ऑफिस।
तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। भाई सारे बच्चे पहले बता दो कि भाई ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई अपने को डाउट नहीं आना चाहिए। और रही बात फॉरेन ब्रांच की, फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, इसको आराम से लास्ट में करेंगे बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में ये, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि भाई हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर क्या पंगा होता है। लेट्स बिगिन विद दिस कि हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या पंगा होता है। आप देखोगे थोड़ी सी थ्योरी मैंने आपको यहां पर लिखी हुई है कि गुड्स को चार्ज करने के मेथड क्या होते हैं। पहले हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। भाई ये चीजें एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में बता चुका हूं, डिपार्टमेंट में करा चुका हूं, तो यहां भी अपने को टेंशन नहीं आनी चाहिए। गुड्स को चार्ज करने का मेथड, ब्रांच को हम गुड्स कॉस्ट पे भी भिजवा सकते हैं, हम उसको इनवॉइस प्राइस पे भिजवा सकते हैं, और कई बार एक प्राइस मेंशन होगा उसे कहते हैं होलसेल प्राइस। याद रखना होलसेल प्राइस इनवॉइस प्राइस में फर्क क्या होता है। अब चाहे तो अपना थोड़ा बुक में लिख सकते हैं। सपोज कर लो 100 की कॉस्ट है, ठीक है, 100 पे 10% और ऐड करा, मान लो 100 में 10 और ऐड करा, वो क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस। कई बार ना आपकी ब्रांच का काम होता है वो रिटेलिंग करती है। जैसे क्या होता है, मेरी एग्जांपल को समझिएगा, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कहता है, कहते हैं मैं नीचे एजेंट्स अपॉइंट करूंगा और मेरा सामान वो बेचेंगे, इससे बेटर नहीं कि मैं खुद ही अपना सामान बेचूं, बेटर है मैं खुद ही अपना सामान बेचूं। तो वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अपने छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स खोल लेता है। क्या खोल लेता है, रिटेल आउटलेट्स। तो वो उनको गुड्स भिजवाता है होलसेल प्राइस पे। वो क्या करेगा, वो कई बार जैसे 110 का इनवॉइस प्राइस है, उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट और ऐड करके 115 के उनको गुड्स भिजवाना शुरू कर देगा। उसे क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस। याद रखना जनरली होलसेल प्राइस इज अबव द इनवॉइस प्राइस। जनरली होलसेल प्राइस इज अबव द इनवॉइस प्राइस। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है, ये बात याद रखना। तो रिटेल ब्रांचेस के अंदर कई बार ज्यादा प्रॉफिट ऐड करने के चक्कर में वो गुड्स को भिजवाते हैं होलसेल प्राइस पे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। मैं आपको अभी चैप्टर शुरू होने के पहले बता रहा हूं कि ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बार बार यूज करने हैं, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड होलसेल प्राइस। ये बात याद रखिएगा, ओके। और अगर क्वेश्चन में मान लो इनवॉइस प्राइस नहीं गिवन है, यहां पे लिख लीजिएगा, बुक में लिखना, क्योंकि ये चीजें आप लोग बुक से ही पढ़ोगे। इफ IP is not given, then wholesale price is equals to IP only। ये बात याद रख लो, अभी से इस चीज को पल्ले बांध लो। कई बार क्वेश्चन में आपको IP नहीं दिया होगा, अगर IP नहीं दिया हुआ तो बेटा आपके पास होलसेल प्राइस ही आपका IP है। याद रखें, आपका होलसेल प्राइस ही आपका IP होता है। नहीं बच्चा, मैं आपको बताता हूं, होलसेल का प्राइस नॉर्मली IP से भी अबव होता है। कई बार ऐसे भी फिक्स करता है। अब अपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता देता हूं, कई बार वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट रखी 100, आपने बोला IP है 100 प्लस 10%, 110। आपका अगर होलसेल प्राइस होगा तो आप रखते हो 100 प्लस 25%, दैट इज 125। वो कॉस्ट में 25% और ऐड कर देते हैं होलसेल प्राइस के लिए। तो जनरली क्या होता है, याद रखना, जनरली अगर आप इस चीज को मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली आपका होलसेल प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस। इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी इक्वल, याद रखें, इट कैन बी इक्वल, बट इट इज नेवर लेस, इट इज नेवर लेस। अब मैं आपको बताता हूं, रीजन बीइंग इज दिस, अगर एक हेड ऑफिस, इसका लॉजिक भी है, एक हेड ऑफिस मान लो ब्रांच को गुड्स भिजवाता है, मान लो हेड ऑफिस किसको गुड्स भिजवा रहा है,
ब्रांच को। अब जो ब्रांच को भिजवा रहा है तो वो बोलेगा चल यार हम एक काम करते हैं, लोडिंग ऐड करके ना हम इसमें 110 का गुड्स बना देते हैं। क्या करेंगे, 110 का गुड्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इस केस में वो 110 का गुड्स आपको भिजवा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब जो होलसेल प्राइस होता है वो ब्रांच के लिए होता है जो रिटेल सेलिंग करती हैं। जो क्या करती हैं? रिटेल सेलिंग। अब रिटेल सेलिंग में तो दे वांट मोर प्रॉफिट्स। गेटिंग इट? दे वांट मोर प्रॉफिट्स। यू नो व्हाट इज रिटेल सेलिंग? जब एक एक करके गुड्स बेचना शुरू कर दिया, कोई बंदा सिंगल डिमांड करता है, एक यूनिट का, उसको भी बेच दिया हमने, तो उसमें ऑब्वियसली रिटेल प्राइस आ जाता है। रिटेल प्राइस इज एक्चुअली व्हाट? होलसेल प्राइस। तो वो उसमें वैल्यू और बढ़ जाती है। ये फंडा होता है इसके अंदर। ओके गाइस, सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा, कुछ थ्योरी जो आप लोगों ने खुद से करनी है, बहुत इजी है। हम लोग गुड्स को इस पे लिख लो सेल्फ स्टडी। क्यों सर? भाई इसका ना एक बार खाली क्वेश्चन आ गया था मई 2011 में। एक ही बार इसका क्वेश्चन आया था कि ब्रांच अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस पे गुड्स क्यों भेजता है। उसने रीजन पूछा। सॉरी, हेड ऑफिस, उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, हेड ऑफिस अल्टीमेटली इनवॉइस प्राइस पे गुड्स क्यों भेजता है। ठीक है, बाय। तो उस केस में उसके कुछ रीजंस पूछे गए थे, तो मैंने आपको उसका प्रॉपर आंसर वहां पे मेंशन कर दिया है कि हेड ऑफिस क्यों भेजता है। ठीक है, अगर बच्चे चाहते हैं मैं एक काम करता हूं, इसका ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी डिटेल आप पढ़ लेना। इट्स वेरी इजी थ्योरी। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट मींस आपकी एक्चुअल कॉस्ट छुपी रहती है। आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट कभी ब्रांच को नहीं बताते हो। ब्रांच को ये लगता है कि जो आईपी है वो एक्चुअल कॉस्ट है, तो आप हिडन प्रॉफिट कमा रहे हो, लोडिंग का फंडा। ठीक है। दूसरा, एक आपका कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब कल को मान लो ब्रांच आपके गुड्स को कम प्राइस पे बेच रहे हैं, तब भी आपको नुकसान नहीं है। जैसे आपने बोल दिया सर 100 के गुड्स हैं, 120 के मुझे पड़े, तो आप ब्रांच को 120 में भिजवा रहे हो। मान लो कभी ब्रांच ने नुकसान में 115 में बेच दिए, तब भी आपको नुकसान नहीं हुआ। आपको अल्टीमेटली हिडन प्रॉफिट तो हो ही रहा है, चाहे 20 का नहीं हो रहा बट 15 का हो रहा है, तो आपका कंट्रोल रहता है एक फिक्स प्राइस पे। फिर कई बार आप एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करते हो। क्यों? ब्रांच मैनेजर्स को बोलते हो भाई 120 के गुड्स है, तूने अगर 130 के बेचे ना, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा होगा उसमें 5 रुपए तेरे। अच्छा, अब ब्रांच को क्या लग रहा है कि यार हेड ऑफिस सिर्फ 5 रुपए कमा रहा है, बट नहीं, ब्रांच को लग रहा है हेड ऑफिस सिर्फ 5 रुपए कमा रहा है, बट एक्चुअली में अगर देखो तो हेड ऑफिस ज्यादा कमा रहा है। ये सब बातें समझ में आ रही है? तो एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करने के लिए चीजें जरूरी होती है। और प्राइसिंग पॉलिसी मतलब एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी के लिए कई बार वो प्रोडक्ट को हर जगह अपने सेम लेवल पे सेंड करना शुरू कर देते। सपोज उन्होंने रख लिया भाई अमृतसर से गुड्स लुधियाना जाए, जलंधर जाए, दिल्ली जाए, हमने सबको 120 का सेंड करना है, हमें कॉस्ट 100 की पड़ी, तो हर जगह एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी कि 120 के गुड्स आ रहे हैं। अब जो ब्रांच वाला बेचेगा वो 120 अबव का बेचेगा। बेटा बात समझ में आ रही है? जो ब्रांच वाला बेचेगा वो 120 अबव का बेचेगा। बेटा इस सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसके बाद होलसेल प्राइस क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लें। होलसेल प्राइस क्या होता है, ये हमारी एक छोटी सी थ्योरी है जो हमने समझनी है। होलसेल प्राइस क्या फंडा होता है बेटा? देखो एक छोटा सा बात आप याद रख लें, हेड ऑफिस क्या करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है और वो गुड सप्लाई करता है रिटेल ब्रांचेस को, मतलब छोटी छोटी दुकानें खोल दी उसने, और वो क्या करेगा, कॉस्ट में होलसेल प्रॉफिट्स ऐड कर देगा। वो क्या करता है, वो कॉस्ट में और होलसेल प्रॉफिट जनरली आईपी से ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया आईपी से ज्यादा होता है। ठीक है। अब उस केस में मान लो उसने होलसेल प्राइस वहां रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को ले रहे, होलसेल प्राइस 125 रख दिया। मान लो ब्रांच इज सेलिंग इट एट 140, तो ब्रांच का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है बच्चा?
140, कितना है 140। तो उस केस में ब्रांच बोलता है 140 मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, मुझे गुड्स कितने के आए थे 125 के। ब्रांच बोलेगा प्रॉफिट हो गया जी 15 का, बट एक्चुअली में क्या 15 का प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट हो गया 40 का। ये तो हेड ऑफिस को पता होता है ना, तो ये फंडा होता है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे प्रॉफिट जो एक्चुअली में ब्रांच को हुआ एक्चुअल माइनस होलसेल प्राइस, बट हेड ऑफिस जो होता है उसको प्रॉफिट ज्यादा का होता है। ठीक है, अब देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, प्रॉफिट उसको वो भी होता है होलसेल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो भी उसी का प्रॉफिट है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो हेड ऑफिस है उसने 15 का प्रॉफिट 1 कमाया, और उसने 125 और 100 के बीच में जो गैप है 25 रुपीस का वो भी प्रॉफिट कमाया। गाइस कहानी क्लियर? ठीक है जी, ओके डन। अभी आप लोगों ने थ्योरी यहां तक करनी है फिलहाल के लिए। अकाउंटिंग वाला पोर्शन आप क्लास नोट से भी कवर कर सकते हैं, ये फॉर्मेट्स वगैरह सारे मैं आपको उसमें बना के दे दूंगा। फिलहाल अभी आपने अकाउंटिंग वाला पोर्शन यहां से कवर नहीं करना, एंड वी विल कम आउट टू कॉपीज नाउ। अब पहले बताइए थोड़ा बेसिक चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया क्या है चैप्टर? ठीक है, ओके। अब याद रखना एक बार ओवरव्यू दोबारा से, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस, ओके। उसके बाद अभी हम फॉरेन पे नहीं जा रहे, हम इंडिया में रहेंगे अभी। उसके बाद हमने 3 टर्म्स यूज करनी है, कौन कौन सी? कॉस्ट, सेलिंग एंड होलसेल प्राइस, ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए फाइन, अब लिखिए सबसे पहले हेडिंग हमारी आती है, लेट्स गो फॉर केस 1। केस 1 की हेडिंग है इंडिपेंडेंट लोकल ब्रांचेस। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट लोकल ब्रांचेस, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो ब्रांच हमारी इंडिपेंडेंट है और जो लोकल भी है। देखिए इस केस में क्या होता है, जनरली याद रखिएगा जो हेड ऑफिस की बुक्स होती है उसमें भी ओपन ब्रांच अकाउंट, वो अलग से अकाउंट ओपन करेगा। हेड ऑफिस की बुक्स में एक अलग से ब्रांच अकाउंट ओपन होता है। और याद रखना जो ब्रांच की बुक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया दोनों अपने अलग अलग बुक्स बनाएंगे, वो क्या ओपन करते हैं? वो ओपन करते हैं हेड ऑफिस अकाउंट। तो बच्चा याद रखे, हेड ऑफिस की बुक्स में हम ओपन करेंगे ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में हम ओपन करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो ये बंदा सारे अपने अकाउंट्स अलग बनाएगा, ये बंदा सारे अपने अकाउंट्स अलग बनाता है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, सुनते जाइएगा। यहां पर लिखेंगे नंबर 1, हेड ऑफिस prepares its own trading पीएल एंड बैलेंस शीट। हेड ऑफिस अपने खुद के सारे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएगा। उसके बाद याद रखिएगा ब्रांच भी अपना खुद का, ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ब्रांच भी अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट खुद से बनाता है, दोनों अलग अलग बनाते हैं, ठीक है बेटा। दोनों अलग अलग बनाना है, दोनों ने अलग अलग अपनी एंट्रीज पास करनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड लिखिएगा, पास एंट्रीज इन हेड ऑफिस बुक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा रिलेटेड टू ब्रांच अकाउंट। मतलब हेड ऑफिस क्या करेगा, वो ब्रांच अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करता रहेगा और उसके हिसाब से सारी एंट्रीज पास करेगा। याद रखना वो ब्रांच अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट या क्रेडिट। अगर मैं लिख रहा हूं वर्ड रिलेटेड, इसका मतलब वो अपनी बुक्स में क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करता रहेगा। और ये बंदा उसकी रिवर्स करेगा, ये क्या करेगा, पास एंट्रीज
इन ब्रांच बुक्स, पास एंट्रीज इन ब्रांच बुक्स, ब्रैकेट में लिखिए रिलेटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब ब्रांच उल्टा करता है, ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को ओपन करता है और हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करता है। बच्चा एवरीबॉडी इज क्लियर? जब इन लोग अपना अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये अपना अपना लाइक सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं, उसके बाद याद रखना इन दोनों के अकाउंट्स को लास्ट में कराया जाता है, इसे कहते हैं रिकंसाइल। क्या बोलते हैं इसको? रिकंसाइल। रिकंसाइल को मैं आगे चल के एक टर्म यूज करूंगा, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रांच के सारी किताबें किसमें आके मिल जाती है? हेड ऑफिस में। याद रखना इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन मींस, मैं लिख देता हूं यहां पर, मींस दैट all accounts of branch are incorporated into head office books। मतलब जितनी भी आपके पास ब्रांच की किताबें होंगी वो सारा का सारा अल्टीमेटली आके मिल जाएगा हेड ऑफिस में। तो ये चलता है इंडिपेंडेंट ब्रांच में सारे स्टेप्स। तो क्या क्या चलेगा, एक बार वापस से, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या चक्कर होगा? उसमें होगा सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो करेंगे भाई अपनी अपनी पहले किताबें बनाएंगे, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाएंगे, अपनी किताबों में अपनी एंट्रीज पास करेंगे और बाद में उसको लाके मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात करें, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस बुक्स इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये सारी कहानी क्लियर? अब आप लोगों को थोड़ा सा जहमत कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब थोड़ा सा आगे चलते हो, अपनी आप बुक्स देखते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक काम आसान करा है, मैंने आपको एंट्री चार्ट यहीं पे दे दिया है, क्योंकि हम लोगों को बार बार एंट्रीज लिखनी नहीं पड़ेगी। बाय चांस आपके नोट्स गुम जाएं, पर आपके पास एंट्री चार्ट बुक में अवेलेबल होगा, तो हम क्या करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, इसके बाद ही फॉर डिटेल्स रेफर टू एंट्री चार्ट ऑन पेज नंबर क्या बेटा? ये 123। अब ये एंट्री चार्ट अपने को लिखना नहीं पड़ेगा, ये हम सारा बुक से करेंगे, क्योंकि बुक में इसको प्रॉपर दे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पर है ये एंट्री चार्ट, ये भी लिख ले। ठीक है, तो भाई अब याद रखना कि जब चैप्टर रिवाइज करना शुरू करोगे कैसे करना है। पहले स्टार्टिंग के हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है ब्रांच और डिपार्टमेंट का। नंबर 1 एक तो ये पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस क्या हैं, फिर हमने स्टडी करना है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, होलसेल प्राइस क्या होता है, और उसके बाद हमने सीधा आ जाना है इंडिपेंडेंट लोकल ब्रांचेस पे, और उसके बाद हमने एंट्री चार्ट पे आ जाना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ये हमारा प्रोसेस रहेगा जब हम चैप्टर रिवाइज करेंगे। ओके, सो एंट्री चार्ट, आइए इसको चार्टना है अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। नहीं, जाग जाओ मुन्ना, जाग जाओ, अब थोड़ा सा जागो, इसको समझेंगे लॉजिकली। नॉर्मली टीचर क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा रट्टा मार ले इसको, कोई टेंशन नहीं बेटा, हम लॉजिक से चलेंगे। एक बात याद रखो, बड़ा आसान सी आपको बात बताता हूं, अगर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हर बार क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा। लॉजिक है यार, अगर मैंने आपको पैसे देने हैं तो आपने मेरे से पैसे लेने हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट करूंगा
तो आप मुझे अपनी बुक्स में डेबिट ही करोगे। तो वही कहानी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला फर्स्ट एंट्री, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। गुड्स कौन भिजवा रहा है? हेड ऑफिस भिजवा रहा है ब्रांच को। हु इज द रिसीवर? ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट कर दो। ठीक है, अच्छा अब ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट कर दिया, हेड ऑफिस से क्या जा रहे हैं? गुड्स, गुड्स आर गोइंग आउट, रूल इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये लो जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आगे से मैं इसका पूरा लिखूंगा, मैं लिखूंगा जीएसटीबी। भाई जरा पुस्तक में लिखते जाना, क्या लिखूंगा मैं इसके बदले? जीएसटीबी। याद रखना मैं जीएसटीबी लिखता रहूंगा बार बार। ओके, उसके बाद ब्रांच बोलेगा मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ रहे हैं? गुड्स आ रहे हैं, आई एम रिसीवर ऑफ द गुड्स। जीआरएच, जीआरएच क्या? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को मैं डेबिट करूंगा। नाउ हु इज द गिवर? हु इज द गिवर? गिवर इज हेड ऑफिस। बच्चा क्लियर? इजी। आगे सुनिए, अगर मान लो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस करे, किसने वापस करे? ब्रांच ने किसको वापस करे? हेड ऑफिस को। तो एंट्री उल्टी कर दो या रिवर्स कर दो, ये इसकी उल्टी है। उल्टी मतलब वो वाली नहीं, ठीक है, ऐसे गंदी सी फीलिंग आएगी, आप एंट्री रिवर्स कर दो। कर दी? सबने कर दी? ओके, आगे ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय ब्रांच। अब लैंग्वेज समझो, मजे की बात। खर्चे किसके? पे कौन कर रहा है? हेड ऑफिस बोलेगा मैं वेलो में एंट्री पास करूंगा। हेड ऑफिस क्यों एंट्री पास करेगा? बट ब्रांच बोलेगा एक्सपेंस टू कैश, नॉर्मल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश मेरे से जा रहा है। नहीं पाजी, फिर इंडिपेंडेंट केसी, जब तुम डिसीजन अपने ले रहे हो, फिर आवारा कैसा? जब पेरेंट्स ने घर से निकाल ही दिया तो खर्चे भी खुद उठाओ। कौन आवारा था यहां पर? जब पेरेंट्स ने घर से निकाल ही दिया, समझ के मेरी बात, पेरेंट्स हेड ऑफिस, बच्चा ब्रांच। कल को सपोज आपके पेरेंट्स को घर से निकाल देते तो खर्चे खुद ही उठाओगे ना। मेरी बात समझ में आ गई? इनकम भी आपकी, जो कमाओगे वो भी आपका, पेरेंट्स को नहीं देना फिर। ठीक है, ओके। हाँ, अगर ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, अब वो बात आई। अभी तो आपने बोला सर कि खर्चे जो है वो तो आवारा है, बट कई बार क्या होता है कि ब्रांच के कुछ खर्चे हेड ऑफिस करता है, बट हेड ऑफिस बोलेगा भाई मैं तेरे बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूं, तू मेरा डेटर है, मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। सपोज कर लो एग्जाम्पल, बच्चा क्या है? आवारा, पेरेंट्स फिर भी दया करके उसके लिए खर्चा कर देते हैं, पर बोलेंगे बेटा तेरे लिए खर्चा नहीं करा, तेरे को पैसे उधार दिए। मेरी कहानी समझ में आ रही है? तेरे को पैसे क्या दिए हमने? उधार, तेरे से पैसे हम लेंगे वापस। तो यहां पर आप नोटिस करोगे एक्सपेंस अकाउंट इज नॉट इवन डेबिटेड इन हेड ऑफिस। व्हाई? बिकॉज उसका है नहीं। यहां पर क्या माना जाएगा कि ब्रांच इज माय डेटर, ब्रांच इज माय डेटर, मैंने उससे पैसे लेने हैं और मेरे से कैश जा रहा है, मेरे से कैश जा रहा है, और ये बोलेगा खर्चा मेरा है। खर्चे के अकाउंट किसमें डेबिट होगा? खर्चे का अकाउंट ब्रांच की बुक्स में डेबिट होगा, और ये बोलेगा हु इज माय क्रेडिटर, मैंने ये पैसा देना किसको है? मैंने हेड ऑफिस को वापस करना है। बच्चे समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब सुनिए, कई बार क्या होता है, ब्रांच ना डायरेक्ट परचेजेस करता है, बड़ा इसको अच्छी तरह समझना, बिकॉज हमारे पहले 5-7 क्वेश्चन तो एंट्री बेस्ड ही हैं सारे। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि ब्रांच डायरेक्ट परचेज करता है? हाँ जी। कई बार ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस से नहीं परचेज करके आउटसाइड पार्टी से परचेज करने का डायरेक्टली, क्योंकि वो ब्रांच इंडिपेंडेंट है, खुद भी कुछ भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली जब ब्रांच वहां पर आउटसाइड पार्टी से डायरेक्टली परचेज करता है
तो उस केस में वो बोलेगा परचेज मेरी है टू बैंक या क्रेडिटर्स। अगर उधार में करेगा तो टू क्रेडिटर्स, और अगर कैश में करेगा तो टू कैश या बैंक। बट इसमें ये बोलेगा यार मुझे एंट्री पास करने की क्या जरूरत है? बेटा समझ में आ रहा है? ये बोलेगा मुझे एंट्री पास करने की क्या जरूरत है? हेड ऑफिस एंट्री पास नहीं करेगा। अगर मान लो सेल्स ब्रांच खुद कर रहा है तो वो अपनी सेल की भी नॉर्मल एंट्री पास करेगा, हेड ऑफिस पास नहीं करेगा। बट ना, ये तो एंट्री होगी सिंपल, डायरेक्ट परचेज है, डायरेक्ट सेल्स की एंट्री होगी। बट अगर सपोज कर लो हम कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रिसीव डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ब्रांच के डेटर्स हैं, किसके डेटर्स हैं? पैसा किसको मिल रहा है? हेड ऑफिस को। अब यहां पर मान लो ब्रांच के डेटर्स पैसा मिल रहा है हेड ऑफिस, वही बात हो गई। तो यहां पर फिर से डेटर क्रेडिटर का रोल आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चा घर से निकाल ही दिया है तो बच्चे की कमाई में पेरेंट्स का हक नहीं है। समझ रहे भाई? कल को आपको घर से निकाल दें तो आपकी कमाई, मान लो फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो भाई आपको घर से निकाल दिया, आप अपने फादर साहब के दोस्त की दुकान में काम कर रहे हो। आपके फादर साहब के दोस्त कहते हैं इसके पैसे मैं इसके हाथ में दूंगा, इसके फादर के हाथ में दे देता हूं जो उसकी सैलरी है। कहानी समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली क्या करा, ब्रांच के डेटर्स ने पैसा हेड ऑफिस को भिजवा दिया, वही कहानी हो गई। तो कोई बात नहीं, हेड ऑफिस बोलेगा कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, बट ये पैसा मेरा है नहीं। हु इज माई क्रेडिटर? हु इज माई क्रेडिटर? ब्रांच इज माई क्रेडिटर। ये बोलेगा भाई पैसा मैंने लेना है, हु इज माई डेटर? हेड ऑफिस से लेना मैंने पैसा, हु इज माई डेटर? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इज माई डेटर। एंड हु इज द गिवर ऑफ द मनी? गिवर कौन है? गिवर कौन है? डेटर्स। मेरे डेटर्स पैसा दे रहे। नॉर्मली जब मेरा डेटर मुझे पैसा देता है मैं एंट्री करता हूं कैश टू डेटर, यही करता हूं। अभी कैश नहीं आ रहा, पैसा जा रहा है हेड ऑफिस को सीधा। बेटा एंट्री के लॉजिक क्लियर हो रहे सारे बच्चों को? ओके। पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच। कई बार क्या होता है, ब्रांच परचेज करता है, खर्चा कौन पे कर रहा है उसका? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, परचेज मेरी हुई है ना? वो बोलेगा भाई मैंने तेरे बिहाफ पे पैसे दिए हैं, पैसे मैं तुझसे ही लूंगा। तो वो क्या करेगा, वो ब्रांच को अपना डेटर बना देगा, और पैसा जा रहा है हेड ऑफिस से तो बोलेगा ब्रांच टू बैंक। एंट्री का लॉजिक क्लियर है? एंट्री का लॉजिक याद रखो बस, खाली इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लॉजिक याद होगा तो आप सम पढ़ के खुद भी कर लोगे। और ये बोलेगा परचेज या क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों? बिकॉज मैंने गुड्स परचेज करे। बट हु इज द गिवर ऑफ द अमाउंट? Who is the giver? Who is my actual creditor? That is head office. परचेज मैंने करी है, परचेज को मैं डेबिट करूंगा, but who is the actual giver? Who is the actual giver? Giver is head office. Okay, कई बार क्या होगा, एसेट कौन परचेज कर रहा है? ब्रांच। कौन परचेज कर रहा है एसेट? ब्रांच। तो सन्ड्री एसेट टू बैंक या लायबिलिटी, ठीक है, डायरेक्ट परचेज हो गई। बट अब इसको समझना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समझना बच्चा इसको। एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस एंड एसेट परचेज बाय ब्रांच। अब ये उल्टा कॉन्सेप्ट। I mean to say asset account is either debited or credited by head office only. अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरी बात को समझना बेटा, थोड़ा नींद खोल लेना, बिकॉज ये थ्योरी चार्ट पढ़ के ना एक बार बड़ी प्यार सी नींद सी आती है, पर नींदें खोल लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कर लो हम कहते हैं एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, इसका मतलब होता है कि एसेट को डेबिट या क्रेडिट हेड ऑफिस ही करेगा, ब्रांच नहीं कर सकता, ब्रांच नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट ब्रांच, इसका मतलब होता है ब्रांच ही अपनी बुक्स में एसेट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा, हेड ऑफिस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसकी बुक्स में एसेट अकाउंट मेंटेन होगा वही अपनी बुक्स में डेबिट या क्रेडिट करेगा, दूसरा नहीं कर सकता, सामने वाला नहीं कर सकता। अब सुनो, परचेज किसने करी? ब्रांच ने। एसेट अकाउंट किसकी बुक्स में मेंटेन हो रहा है? ओके।
ये बोलेगा ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट। अब एसेट को डेबिट यही करेगा, तो किसका एसेट है? ब्रांच का। तो बोलेगा ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट ओपन होगा, उसको कहेंगे ब्रांच एसेट। नाउ अल्टीमेटली ये जो एसेट है, ये मैंने किसको देना है? ब्रांच को देना है। मेरी बुक्स में डेबिट हो रहा है, बट देना किसको है? ब्रांच को। हु इज माय क्रेडिटर? ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो, हु इज द गिवर ऑफ द मनी? गिवर इज एक्चुअली ब्रांच ओनली यार, क्रेडिट द गिवर। एसेट मेरे पास आ रहा है, बट हु इज द गिवर? एसेट मेरे पास आ रहा है, बट हु इज द गिवर? गिवर इज एक्चुअली ब्रांच। ओके, नाउ हु इज द रिसीवर ऑफ द एसेट? हेड ऑफिस। पैसा जा रहा मेरे से, या लायबिलिटी, मतलब अगर उधार में खरीदा तो लायबिलिटी। अच्छा, अब फंडेड डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा पॉइंट हिलेगा, अच्छी तरह समझना। डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट को मेंटेन कौन कर रहा है? अभी हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, दोनों एंट्री लिंक्ड है। ठीक है, एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, यूज कौन कर रहा है एसेट को? तो डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में डेबिट होना चाहिए? ब्रांच की बुक्स में। नॉर्मल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट। बट अगर मैं डेप्रिसिएशन डेबिट कर दूं ब्रांच की बुक्स में, जो कि मैं करूंगा, बट मैं सामने क्या लिखूंगा? एसेट। आई कांट डू दैट बिकॉज आई कैन नॉट डेबिट और क्रेडिट द एसेट अकाउंट। तो आई विल डू दैट कि मैं डेप्रिसिएशन डेबिट इसकी बुक्स में करूंगा, बट एसेट क्रेडिट इसकी बुक्स में करूंगा। तो ये बंदा डेबिट क्या करेगा? ये बोलेगा बेटा ये डेप्रिसिएशन है, मेरा एसेट कम हो रहा है, बट ये एसेट मेरा नहीं है, मैं नहीं यूज कर रहा, मैंने ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली में लेनी किससे है? ब्रांच से। तो ब्रांच अगेन बिकम्स माय डेटर। और ये बोलेगा कि ये डेप्रिसिएशन जो है, ये बेचारा कौन चार्ज कर रहा है अपनी किताबों में एसेट को कम करके? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को वो क्रेडिटर बना देगा। अब आप लोगों ने इतनी एंट्रीज करी, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी इसके अंदर कि जब जब ब्रांच डेबिट हुआ तब तब हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ, एंड वाइस वर्सा। कभी भी कोई भी एंट्री पकड़ लो, कोई भी एंट्री पकड़ लो, चेक कर लो, ये देखो ब्रांच हेड ऑफिस, कहीं भी देख लो ब्रांच हेड ऑफिस। ठीक है, कोई भी एंट्री देख लो, जैसे ब्रांच हेड ऑफिस। अब देख रहे हैं आपस में कंपैरिजन, ये करना सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। सो व्हाट डज इट मीन, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच? कई बार ब्रांच के पास थोड़ी सी पैसों की कमी आ जाती है। देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है ना, आखिर बच्चा घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? बच्चा आवारा है, लुच्चा है, कमीना है, तो क्या हुआ? पेरेंट्स तो बेचारे पेरेंट्स ही है। बच्चे को पैसों की कमी आ गई, उसने बच्चों को पैसे भिजवा दिए, बट पेरेंट्स ने बोला बेटा ये उधार दे रहा हूं, पैसे तुझसे वापस ले लूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हेड ऑफिस अगर फंड्स रिमिट करता है तो कहता है भाई उधार ही है, समझ ले, ये पैसे वापस लूंगा तुझसे मैं। तो वो क्या करेगा? वो ब्रांच को डेबिट कर देगा, क्योंकि ब्रांच इज द रिसीवर, पैसा जा रहा है। और ब्रांच क्या करेगा? वो हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा और बोलेगा पैसा मेरे पास आ रहा है। इज दिस क्लियर गाइस? पक्का? बहुत बढ़िया। आगे सुनिए, रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। बेटा पैसे वाला बन गया, आवारा था, घर से निकाला, उसको अकल आई, पैसे वाला बन गया। पेरेंट्स को पैसे की जरूरत है, बच्चे को आना चाहिए, पर बच्चा कौन है? आवारा। बोलेगा पापा जी पैसे तो ले लो, पर मेरा उधार ही है, मैं भी आपसे वापस लूंगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा करना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो उसमें रिवर्स एंट्री, ये बोलेगा ब्रांच इज माय क्रेडिटर, पैसा मेरे पास आ रहा है, और यहां पर ये बोलेगा हेड ऑफिस इज माय डेटर, और पैसा मेरे से जा रहा है।
अच्छा, कितने लोग जो है आप लोगों में से ना, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ टर्म यूज करते हैं, डेटर को बोलते हैं डेप्टर, इज नॉट डेप्टर, याद रखना, ये गलती मत कर बैठना, दिस क्रिएट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दैट मींस थोड़ा सा इंप्रेशन खराब होता है। डेप्टर जैसा कोई चीज नहीं होता, इट्स ओनली डेटर, याद रखिए। अच्छा, याद रख लेना बेटा। अब जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बात समझना बेटा, ब्रांच कौन सी चल रही है अभी हमारी, इंडिपेंडेंट, अभी हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, अब इस पॉइंट को समझिएगा, होता क्या है भाई, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम वही एग्जाम्पल ले रहे, रामू लिमिटेड वाला बंदा अमृतसर में है और उसकी 3 ब्रांचेस थी, जैसा आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया, लुधियाना, और दूसरी थी आई थिंक जालंधर, और तीसरी थी दिल्ली। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये तीनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंट है, तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट। मान लो लुधियाना ने जालंधर को कोई गुड्स सेंड करे, जालंधर के पास थोड़ी गुड्स की कमी हो गई, तो लुधियाना ने जालंधर को सेंड करे। इंस्ट्रक्शन किसकी होती है, अमृतसर हेड ऑफिस की, वही फोन करता है, लुधियाना फटाफट गुड्स भिजवा, जालंधर में गुड्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लुधियाना वाला जालंधर को भेज रहा है। या मान लो भाई दिल्ली में फोन कर दिया उसने, हाँ जी गुड्स की डिमांड जालंधर ज्यादा है, भेजो, तो इसको कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की ट्रांजैक्शंस। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करेगा, बड़ा सिंपल सा करेगा, वो बोलेगा यार मेरे लिए रिसीवर डेबिट है, गिवर क्रेडिट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बट जो सपोज कर लो सप्लाइंग ब्रांच है, जिन्होंने गुड्स सप्लाई करे हैं, जिन्होंने गुड्स भेजे हैं, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ठीक कर लेना, इसकी एंट्री लिख लो यहाँ पर, सप्लाइंग ब्रांच मतलब जिन्होंने गुड्स एक्चुअली में सप्लाई करे, यहाँ पर अकाउंट नहीं है, यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सप्लाइंग ब्रांच, जो गुड्स भिजवा रहा है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई मेरे लिए अल्टीमेटली रिसीवर कौन है, वो बोलेगा मेरे लिए रिसीवर तो बेटा हेड ऑफिस ही है, वो तो ये मान के चलेगा कि मैंने गुड्स किसको भिजवाए, हेड ऑफिस को भिजवाए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसकी दी, हेड ऑफिस की। पैसे मैं किससे लूंगा, जालंधर से, लुधियाना वाला बोलेगा मैं जालंधर से थोड़ी पैसे लूंगा, पैसे किससे लूंगा, मैं हेड ऑफिस से लूंगा, ठीक है। और वो कई बार ये भी करता है, वो जीआरएच को क्रेडिट करता है कि मेरे को आपसे गुड्स आए होंगे, मैंने वो भिजवा दी। अच्छा, यहां पर आप जीआरएच के बदले आप जीएसटीवी को भी क्रेडिट कर सकते हो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि आप ब्रांच को गुड्स भिजवा रहे हो, क्योंकि आप ब्रांच को गुड्स भिजवा रहे हो। तो याद रखें, जनरली क्या होता है, ब्रांच अपनी बुक्स में ज्यादातर जीआरएच अकाउंट ही ओपन करता है, इसलिए जीआरएच वर्ड ज्यादा आता है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या ब्रांच अपनी बुक्स में ज्यादातर जीआरएच अकाउंट ओपन करेगा, इसलिए ज्यादातर हम यूटिलाइजेशन जीआरएच का करते हैं। जीएसटीवी ब्रांच की बुक्स में कम यूज होता है, जीएसटीवी वर्ड ब्रांच की बुक्स में थोड़ा सा कम यूज होता है। भाई इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके। तो सप्लाई ब्रांच क्या बोलेगा, बोलेगा हेड ऑफिस टू जीआरएच। अब रिसीविंग ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास आ रहे गुड्स, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, तो अगला क्या बोलेगा, वो बोलेगा जीआरएच टू हेड ऑफिस, जीआरएच टू हेड ऑफिस। क्यों, बिकॉज आई एम रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ओनली, तो बोलेगा जीआरएच टू हेड ऑफिस। तो रिसीविंग ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री ऐसे करेगा, थोड़ा अलग अलग कर लेना भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वहां पर, उसको ठीक कर लेना प्लीज। बच्चा आप मुझे पहले सारे बच्चे बताएं, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, पक्का, ओके। फिर आपके पास क्या आता है, फिर हम कहानी सुनते हैं, चार्जिंग द ब्रांच फॉर टाइम एंड एफर्ट स्पेंड बाय हेड ऑफिस। सो व्हाट इज चार्जिंग द ब्रांच फॉर टाइम एंड एफर्ट स्पेंड बाय हेड ऑफिस। भाई बड़ी सिंपल सी कहानी होती है, आप लोगों को बता देता हूं।
कई बार क्या होता है कि हेड ऑफिस बोलेगा कि भाई तेरे को चलाने के लिए तेरे लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चे कर रहा हूं और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मुझे उसका क्या मिल रहा है? ब्रांच तो इंडिपेंडेंट है, ब्रांच तो इंडिपेंडेंट है, तो बोलेगा तेरे लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा हूं ताकि तेरी ब्रांच चले। लाइक अमृतसर से हेड ऑफिस बोलता है कि भाई लुधियाना को चलाने के लिए मैंने यहां बैठे बैठे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करे, कुछ ट्रेनिंग के लिए स्टाफ भेजा मैंने यहाँ से, या मैंने कुछ आपको लाइक वहां पर और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी, तो बताओ उसका मुझे क्या मिलेगा? वो बोलेगा आप एक काम करो सर, आपके जो सर्विस चार्जेस है बता दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो बोलेगा भाई खर्चे मैं किससे लूंगा? ब्रांच से। ब्रांच इज माय डेटर, ब्रांच इज माय डेटर। मैं ब्रांच को डेटर क्यों कर रहा हूं? खर्चों के लिए। और मैंने क्या लेना उससे? सर्विस चार्जेस। ये बोलेगा ये खर्चा मेरा है, ये खर्चा किसका है? मेरा है, ठीक है। और मैंने देना किसको है? बेटा इस सारे बच्चों को क्लियर? ओके। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 जब पढ़ोगे उसमें बहुत आवश्यक सूचना है। वो सूचना क्या है बेटा? ब्रांच की बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स कई बार आपस में मैच नहीं करती। याद है बीआरएस करते थे हम, क्या होता था उसमें? कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करते, वही कहानी है आपने। उसके रीजंस हम ढूंढते थे कि यार क्यों मैच नहीं करते, उसी को बीआरएस कहते हैं। वही कहानी आपने यहां भी करनी है। ब्रांच की बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स आपस में मैच नहीं करेंगी। और आपस में क्यों मैच नहीं करती? सिर्फ 3 रीजन होते हैं इसके, सिर्फ 3, चौथा कुछ नहीं होता, ठीक है। जनरली क्या होता है? 3 रीजंस याद रखेंगे। पहला रीजन होता है गुड्स इन ट्रांजिट। सर गुड्स इन ट्रांजिट मतलब, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स भिजवाए, उसके पास पहुंचे नहीं अभी, या हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भिजवाए, उसके पास अभी नहीं पहुंचे। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स भिजवाए। गुड्स इन ट्रांजिट समझना क्या चीज है। मान लो एग्जाम्पल लेते, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स भिजवाए और ये डेट है फॉर एग्जाम्पल 28 ऑफ दिसंबर 2001, ठीक है जी। 31 को मान लो हमारे अकाउंट्स क्लोजिंग होते हैं, हर बार हमारे अकाउंट्स क्लोजिंग 31 दिसंबर को होते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब 28 को ब्रांच तो अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा कि मैंने गुड्स भिजवा दिए, और मान लो ये गुड्स जाकर हेड ऑफिस को मिल रहे हैं 4 जनवरी 2002 को, तो इसका मतलब जब 31 को हेड ऑफिस अपनी बुक्स क्लोज कर रहा होगा, उसकी बुक्स में ये गुड्स आए नहीं। 31 को जब अपनी बुक्स क्लोज कर रहा होगा तो उसकी बुक्स में वो गुड्स आए नहीं, बट ब्रांच बोल रहा मैंने भिजवा दिए, तो ब्रांच से चले गए हैं, ब्रांच ने एंट्री कर दी, हेड ऑफिस ने करी नहीं, तो फिर आपस में क्या हो गया? मिसमैच। थोड़ा बीआरएस की फीलिंग नहीं आ रही? ये सेम चीज हम उसमें करते थे, याद आ रहा है? ऐसे एक और फंडा होता है जिसको हम कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? कैश इन ट्रांजिट। अब फॉर एग्जाम्पल सेम कहानी, मान लीजिए कुछ कैश वहां पर हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाया। कब भिजवाया? फॉर एग्जाम्पल आई से 26 दिसंबर 2001, और मान लो ब्रांच को वो पैसा मिला फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी 2002, बट ऑन 31 ऑफ दिसंबर व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड, क्या वो पैसा ब्रांच के पास था? नहीं, पर हेड ऑफिस तो सेंड कर चुका है, हेड ऑफिस तो ऑलरेडी सेंड कर चुका है, तो हेड ऑफिस बोलेगा मैंने पैसा भिजवा दिया, तेरे को मिला नहीं, तो वो भी रास्ते में है पैसा, तो वो बेसिकली क्या है? कैश इन ट्रांजिट। दोनों की बुक्स आपस में मिसमैच कर जाएगी इसी चक्कर से।
बेटा एवरीबॉडी इज क्लियर? कैश इन ट्रांजिट को हम कई बार एक टर्म से यूज करते हैं, रेमिटेंस इन ट्रांजिट, एक ही बात होती है। आप रेमिटेंस कह लो, कैश इन ट्रांजिट कह लो, एक ही बात है। रेमिटेंस मींस पैसा भिजवाया रास्ते में है। ओके, नेक्स्ट, फिर इसके बाद थर्ड टर्म। अभी थर्ड क्या कहानी है सर? बड़ी सिंपल सी है, कई बार होती है प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस। सर प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस क्या होती है? पहले इसको समझना है, ये प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस क्या होती है, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भिजवा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भिजवा दिया, ब्रांच ने अपनी किताब में रिकॉर्ड कर लिया और हेड ऑफिस बेचारा गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया। फेल टू रिकॉर्ड। फेल टू रिकॉर्ड मतलब उसने एरर कर दिया। क्या कर दिया अपनी किताबों में? एरर। तो जब ऐसी गलतियां होती हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस। कि ब्रांच ने पैसा भिजवा दिया, अपनी किताब में रिकॉर्ड कर लिया, हेड ऑफिस को पैसा मिला, रिकॉर्ड करना भूल गया। तो जब एक एंड पे कोई रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर हो जाता है, दोस आर कॉल्ड प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस। तो याद रखना, ये तीन रीजन होते हैं जिससे ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक्स को आपस में रिकंसाइल करना पड़ता है। नंबर 1 गुड्स इन ट्रांजिट, नंबर 2 कैश इन ट्रांजिट, एंड नंबर 3 इज प्रॉक्सी ट्रांजैक्शंस। Guys, everybody is clear? I can't hear. Everybody is clear? Yes, sir. पक्का? ठीक है, गुड। ये था सारा का सारा हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का थ्योरी। अब बारी आती है इसके सम्स की। वो सम्स हम करेंगे कल, आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग घर जाके एक बार सारा थ्योरी पढ़ो। एंड प्लीज गाइस, एंट्री चार्ट अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, बिकॉज मैं कल डायरेक्ट एंट्रीज पे आ जाऊंगा। ठीक है, विल डू द सम्स टुमारो।